टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का 2022-23 में जो पेपर कंडक्ट कराए गए थे उनके सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जो पेपर है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। ये पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस पेपर की कोर्स टाइटल जो है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इस पेपर का जो कोर्स आईडी है वो है PHY 104। आइए इस पेपर के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेपर आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 1 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। वैसे टोटल इस पेपर में 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है 1.5 आवर दी जाती है और मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और सेकेंड पार्ट में मैं 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ध्यान दीजिएगा ये पार्ट 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है। टाइपो मिस्टेक हो गई है। तो चलिए चलते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है इट मीन्स की जो 21 से 40 क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो पार्ट 2 का जो हमारा 21 क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is equal to du plus pdv symbol have their usual meaning, the change in internal energy of du is। पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो du दिया है इस फॉर्मूले में यहाँ पे वो क्या है। ऑप्शन दे रहा है फंक्शन ऑफ स्टेट है, पाथ डिपेंडेंट है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे जो डी की बात कर रहा है, डी क्या है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है। इट मीन्स 21 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा जिसमें ये जो डी है वो हीट है, ये वर्क डन जो PdV दिया है ये भी पाथ डिपेंडेंट होता है और डी भी पाथ डिपेंडेंट होता है। ओनली डी जो है यहाँ पे वो स्टेट फंक्शन है। ओके, तो 21 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी du ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन। पूछा है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है सिस्टम के वो किस पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नन ऑफ द अबव। नहीं, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर के हिसाब से चेंजिंग होती है इंटरनल एनर्जी भी वैसे ही चेंज होती है। ये सब थियोरेटिकल पोर्शन है जो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो आपकी अपलोड की हुई है। आप जाके वहाँ पे थर्मल फिजिक्स वाले पोर्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा, थर्मल फिजिक्स का पोर्शन ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। तो 22 का आपका ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल ओनली व्हेन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी dg इज। कहा है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो फिजिबल मीन्स क्या होता है, इसको हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। कहा है ओनली व्हेन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी dg इज। अब dg की कंडीशन क्या दिया है, dg लेस देन 0 होगा, dg इक्वल टू 0 होगा, dg ग्रेटर देन 0 होगा, नन ऑफ द एबव। पूछा है कि फिजिबल जो कंडीशन होती है वो किस सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो dg लेस देन 0 होता है ऑप्शन ए, उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये फिजिबल होता है, केमिकल रिएक्शन फिजिबल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो आपको बता दें कि इसकी 3 कंडीशन होती है। एक होती है dg लेस देन 0 जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव में है। ठीक है, एक होता है dg इक्वल टू 0, ये होता है आपका पॉजिटिव, और एक होता है dg ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो dg ग्रेटर देन 0 होता है उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होती है, टेनियस। ठीक है, ये क्या होता है dg इक्वल टू 0 में ये सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में हो जाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में शॉर्ट में लिख रहा है। और जो dg लेस देन 0 होता है इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस और फिजिबल कंडीशन यही होती है। ठीक है, तो इसमें 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, dg लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट रिमेन्स इन। कहा है कि जो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो सिस्टम है एंड एनवायरनमेंट वो कैसा होता है।
ऑप्शन ए दे रहा है थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं, बी दे रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, सी दे रहा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, नन ऑफ द एबव। तो आप ध्यान दीजिए कि 24 का यहाँ पे क्या होगा, ए थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दें तो हम लिख सकते हैं इट प्रोसीड सो स्लोली। अगर आपको इसकी डिफिनीशन याद हो तो दिस इंश्योर बोथ कौन कौन सी, मैकेनिकल MECH मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर मेंटेन। ये इतना स्लो होता है, ठीक है, और उस सिचुएशन में मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एकदम मेंटेन होना चाहिए। स्लोली ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, तो ये हम इंश्योर करते हैं। तो कहा है ना, इसमें पूछा है कि कैसी स्टैटिक प्रोसेस में द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट रिमेन्स थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दोनों में होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लासियल क्लैपेरॉन इक्वेशन, सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो चेक कर लेते हैं कौन सा सही इक्वेशन है। फर्स्ट दिया है डेल पी अपॉन डेल टी सिचुएशन एल बाई टी, डेल पी अपॉन डेल टी सिचुएशन टी बाई एल, डेल पी अपॉन, ये ऊपर के तो दो नहीं है क्योंकि इसमें नीचे में ही काफ़ी लेंदी इक्वेशन आता है। अब देखते हैं ये डेल पी अपॉन डेल टी सेचुरेशन टी अपॉन एल वी माइनस वी लिक्विड डी इसका एल अपॉन टी होता है। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। 25 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये ध्यान दीजिएगा 26 है। विच वन इज द फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। पूछा है यहाँ पे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कौन सा है। तो यहाँ पे चेक करिए, वो तो 4 इक्वेशन है, इसमें से जो सही है तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी। आप भी एक बार चेक कर लीजिए, वैसे मैं सही बता रही हूँ कि 26 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। पूछा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नन ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, केवल आपको थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, वही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, याद रखना, और यहाँ पे आपको आंसर टिक लेना है। कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है अभी तक। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर, ये तो सबको पता है, इसमें ऑप्शन भी नहीं देखना है, सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन पे टिक लगाइए। 28 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का रिजोल्यूशन क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी मेजर्ड। थर्ड दे रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड। यस, मल्टीमीटर से हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो 29 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बेस इन द ट्रांजिस्टर। पूछा है कि जो बेस होता है उसका क्या फंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में। तो ये करंट को फ्लो को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये सारे सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। पूछा है कि क्या पर्पज होता है कपलिंग कैपेसिटर का किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। टू प्रोवाइड अ डीसी पाथ बिटवीन एम्पलीफायर स्टेज, to block the DC component of the signal, to amplify the signal, to filter the signal। तो 31st का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, टू ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। ओके, तो 31st का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीसी लोड लाइन एनालिसिस। पूछा है कि क्या पर्पज होता है डीसी लाइन लोड एनालिसिस का। टू डिटरमाइन द क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। यस, आपको याद होगा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसे ऐसे रहता है और कुछ ऐसे आता है, यही क्यू पॉइंट आता है अगर ध्यान हो तो, ठीक है। तो ये पूछा है टू डीसी लोड लाइन एनालिसिस का क्या पर्पज होता है, तो वो क्यू पॉइंट को डिटरमाइन करता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट इन द कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। पूछा है क्या रिलेशन होता है। आई सी इजक्वल टू आई, नो। आई सी इजक्वल टू बीटा आई, नो। सी आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई, यस। आई सी इजक्वल टू अल्फा आई इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 33 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन इज अ ट्रांजिस्टर बायस्ड फॉर नॉर्मल एम्पलीफिकेशन। तो नॉर्मल एम्पलीफिकेशन के लिए आपको एक्टिव रीजन चाहिए। ठीक, ये तो सीधा है, कट ऑफ में भी नहीं होता है, सैचुरेशन में भी नहीं होता है। तो 34 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पूछा है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो दो टाइप के होते हैं वो कौन से। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। 35 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Which theorem is used to simplify a circuit that contain multiple sources by analyzing each sources separately। पूछा है कि किस थ्योरम में ये हम एनालाइजिंग जो करते हैं वो सेपरेटली करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा थ्योरम दिया है। थेवेनिन नहीं, नॉर्टन नहीं, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 36 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर। पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा कितने डायोड यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद हो तो आपको याद होगा कि 1 डायोड यूज किए जाते हैं। तो 37 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38। इन अ ट्रांजिस्टर, अच्छा रिलेशन पूछा है, तो आई इक्वल टू आई सी प्लस आई टी, ये पहला ही ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर। 38 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या फंक्शन होता है। टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज, टू कन्वर्ट डी नहीं, टू एम्पलीफाई नहीं, टू रेगुलेट नहीं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ओके, 39 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। In a Maxwell bridge, the unknown inductance is determined by comparing it with which of the following। जो अननोन इंडक्टेंस है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंपेयर करके। अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर, अ स्टैंडर्ड इंडक्टर, अ स्टैंडर्ड बैटरी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर से हम कंपेयर करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये पार्ट 2 का 40 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका ये पेपर फिनिश हो गया, जो 2 पार्ट में मैंने सॉल्व करा दिया। पार्ट 1 में 1 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए और पार्ट 2 में हमने 21 से 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए। जो सेकेंड पार्ट है वो केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा था, इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया ये। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक क्लियर हैं या नहीं। आपके जो भी कमेंट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें सजेशन दीजिएगा कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। अभी ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ, ये अभी और भी ईयर्स के मेरे पास हैं जिसको मुझे सॉल्व करा के आप लोग को देना है। इसके बाद मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक, और जिसको थ्योरी पेपर पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से थ्योरी पेपर भी पढ़ सकता है। ठीक है, बहुत से सेमेस्टर के थ्योरी पेपर भी थ्योरी भी अपलोड कराई गई है। ठीक, तो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो उसको आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, और अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।